बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने सर्जिकल टॉपिक स्टार्ट किए थे। तो सर्जिकल टॉपिक्स में आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा वेरी इंपॉर्टेंट, बर्न्स। ओपीडी में, हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसी में आपके पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आएंगे बर्न वाले, ठीक है। तो आपको इसकी मैनेजमेंट, इसकी प्रिवेंशन सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी टाइप्स और कॉजेज के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरीके से होती है, ठीक है। अगर इसकी हम टाइप्स की बात करें ना, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, कॉजेज की बेसिस पे, तो हमारे पास इसके कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 है थर्मल बर्न, ठीक है। थर्मल बर्न कौन से होते हैं? फ्लेम बर्न, कोई आग वगैरह लगी हो, स्काल्ड, कोई हॉट लिक्विड गिरा हो, ठीक है। कंटेक्ट विद हॉट ऑब्जेक्ट, ये किसी गर्म ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट हुआ, ठीक है। मतलब कोई भी गर्म चीज, या तो आग लगी हो, या तो गर्म पानी गिरा हो, या तो गर्म चीज लगी हो, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? दे विल बी कम इन थर्मल बर्न, ठीक है। दूसरी टाइप है हमारे पास केमिकल बर्न। केमिकल बर्न जैसे नाम शो कर रहा है, केमिकल्स गिरेंगे हाथ पे, लाइक एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजर, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप हो गई। तीसरी टाइप है इलेक्ट्रिकल बर्न, एज नेम नेम शो कि इलेक्ट्रिकल बर्न, बिजली का करंट, ठीक है। अच्छा, बिजली का करंट, इलेक्ट्रिकल बर्न हमारे पास ना दो टाइप्स के हैं, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। अगर लेस देन 1000 वोल्ट का करंट लगा हो और बर्न हुआ हो तो दिस इज लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक बर्न, ठीक है। अगर मोर देन 1000 वोल्टेज करंट लगा तो दिस इज बट हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल बर्न। और तीसरी चीज है हमारे पास लाइटनिंग, अगर कोई बिजली गिरी हो उस पर, ठीक है। चौथी टाइप है हमारे पास रेडिएशन बर्न, कोई सन बर्न हो, रेडिएशन थेरापी की वजह से बर्न हुआ हो, न्यूक्लियर या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में, ठीक है। द सेकंड लास्ट वन इज द फ्रिक्शन बर्न। फ्रिक्शन बर्न क्या होती है? एब्रेशन विद हीट, लाइक रोड रैश, ठीक है। अगर अगर कोई रोड पे गिरता है तो जो चोट लगती है रगड़ने की वजह से, रोड रैश की वजह से ना। तो लास्ट टाइप ऑफ बर्न हमारे पास है कोल्ड बर्न, जिसको हम फ्रोस्ट बाइट कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड इंजरी, अगर को किसी का बाजू, हाथ, पाँव कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा देर तक फ्रीज कर दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रोस्ट बाइट। तो इन चार पिक्चर्स को देखें। जो फर्स्ट वन पिक्चर है ये वाली, तो ये किस वजह से हुई है? ये थर्मल बर्न की वजह से हुई है, ठीक है। दूसरी वाली केमिकल बर्न से, थर्ड वन इलेक्ट्रिक बर्न से, और फोर्थ वन है केमिकल बर्न, ठीक है। तो ये जैसे आप हिस्ट्री, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप हिस्ट्री लेंगे तो वो आपको बता देगा केमिकल गिरा था, या आग आग लगी थी, या गर्म पानी गिरा था, या कोई चीज़ वगैरह गिरी थी। तो हमने टाइप्स पढ़ी बर्न्स की बेस्ड ऑन एटियोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन डेप्थ, ठीक है। बेस्ड ऑन डेप्थ हम हमारे जो बर्न है ना उनको क्लासिफाई करते हैं डिग्रीज पे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री को हम बोलते सुपरफिशियल भी बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो स्किन की लेयर्स होती है ना, ये देखिए यहाँ पे, फर्स्ट में है द एपिडर्मिस, उसके बाद नीचे डर्मिस, और फिर हमारे पास है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री वो होती है सुपरफिशियल, जिसमें एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। तो उधर पेशेंट कंप्लेन क्या करते हैं? एक तो वहाँ पे एरिया रेड हुआ होता है, पेनफुल होता है, ब्लिस्टर्स नहीं बने होते हैं, ठीक है। ये आपने अब याद रखना लाजमी। तो पेशेंट आपके पास आया कंप्लेन लेके बर्न की, आग लग गई, पानी गिर गया, कुछ भी हो गया, आपने चेक किया तो वो एरिया रेड हुआ होगा, पेशेंट कह रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे ब्लिस्टर्स नहीं बनेंगे। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? एक जैसे पानी से भरे हुए जख्म नहीं होते, जैसे हमने अभी आगे आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो वैसे होते हैं। तो सिर्फ रेडनेस और पेनफुल इज द सुपरफिशियल और द फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है। दूसरी है सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, ठीक है। ये होती है सेकंड डिग्री, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, प्लस डर्मिस का पार्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें ब्लिस्टर्स भी बने होते हैं, और ये वेरी पेनफुल होता है, और इट हील्स इन 1 to 3 weeks, ठीक है। तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व रेडनेस प्लस नो ब्लिस्टर इज प्लस फर्स्ट डिग्री। एपिडर्मिस इन्वॉल्व प्लस द पार्ट ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व
प्लस ब्लिस्टर प्लस वेरी पेनफुल इज सेकंड डिग्री, ठीक है ना। सेकंड डिग्री भी कौन सा, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। आगे हमारे पास डीप पार्शियल थिकनेस, जिसको हम सेकंड डिग्री डीप भी बोलते हैं। इसमें डीप पर डर्मिस, डर्मिस के डीप तक अंदर तक चला जाता है बर्न, ठीक है ना। पेल होता है, यहाँ पे पेन कम होता है, लेस पेन होता है, स्लो हीलिंग एंड इट मे स्कार, ठीक है। इसकी हीलिंग थोड़ी स्लो होती है और जब ये हील हो जाता है तो ये स्कार छोड़ देता है अपना। दिस इज सेकंड डिग्री डीप। नेक्स्ट वन इज द फुल थिकनेस, जिसको हम थर्ड डिग्री बोलते हैं। इंटायर डर्मिस, ठीक है ना, पूरी डर्मिस इन्वॉल्व हो जाती है, डिस्ट्रॉयड, लेदरी, इनसेंसिटेट, रिक्वायर्स क्राफ्टिंग, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो हमारे स्किन के लेयर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इस पिक्चर में देखें, आपको नजर सुपरफिशियल देखें तो आपको फर्स्ट सुपरफिशियल में रेडनेस नजर आ रही है, पार्शियल थिकनेस में और सुपरफिशियल में आपको ब्लिस्टर नजर नहीं आ रहा है। पार्शियल थिकनेस में रेडनेस भी है और आपको ब्लिस्टर्स भी नजर आया। फुल थिकनेस में देखें आपको कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हो गई हैं। दिस इज थर्ड डिग्री। फोर्थ डिग्री द एक्सटेंड्स टू मसल बोन फिशिया, ठीक है ना। और फोर्थ डिग्री जो है वो आपकी मसल तक, बोन्स तक, वहां तक फैल जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बर्न्स बेस्ड ऑन एटियोलॉजी एंड द बेस्ड ऑन डेप्थ। यहाँ देखिए, ये देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न इस पिक्चर में देखिए, ठीक है। और ये देखिए सेकंड डिग्री बर्न, यहाँ पे आपको ब्लिस्टर भी नजर आ रहे होंगे। थर्ड डिग्री बर्न में देखें कैसे आपका स्कार बना हुआ है। इधर देखें फर्स्ट डिग्री में, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। इन पिक्चर में देखें, ये देखें आपके पास ऊपर एपिडर्मिस है, ये देखें सेकंड डिग्री में देखें डर्मिस भी इन्वॉल्व हो गई है और थर्ड डिग्री में आपके पास एपिडर्मिस डर्मिस टोटली इन्वॉल्व, ठीक है। तो पेशेंट आपके पास आ गया, अब आपने उसको मैनेज कैसे करना, ठीक है ना। कुछ हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। जनरल प्रिंसिपल में सबसे पहले हमारे पास है स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस, ठीक है ना। अगर अगर पेशेंट के आपके सामने किसी को आग लग रही है या बिजली के झटके लगी है या गर्म पानी गिर रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहले का काम आप क्या करेंगे, उस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, ठीक है ना। रिमूव द पेशेंट फ्रॉम सोर्स, पेशेंट को उस सोर्स से रिमूव करेंगे। रिमूव हॉट और कंटेमिनेटेड क्लॉथ, ठीक है ना। अगर कोई हॉट चीज़ होगी, हॉट क्लॉथ्स होंगे उसको हटा देंगे, कोई कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स होंगे उनको हटा देंगे। इरिगेट केमिकल्स, अगर केमिकल बर्न हुआ है तो उसको इरिगेट करेंगे आप, ठीक है। दूसरी चीज़ है असेस एबीसीज, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, आपने उसकी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन चेक करनी है, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है हमारे पास एस्टिमेट बर्न साइज, बर्न साइज TBSA, TBSA स्टैंड फॉर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है ना। रूल ऑफ 9, ठीक है। तो अब हम ना यहाँ पे एक रूल लगाते हैं, रूल ऑफ 9, ठीक है ना। तो देखने के लिए कि बर्न का साइज कितना हुआ है, एस्टिमेट बर्न साइज कितना हुआ है, कितना बॉडी पार्ट्स, टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हो चुका है, उसको हम रूल यूज करते हैं, रूल ऑफ 9, ठीक है ना। फर्ज कर लें आपका जो पूरा बॉडी सरफेस है ना, पूरी बॉडी है हेड टू टो तक, उसको हमने 100 में डिवाइड किया हुआ है। अब जो 9 है ना, 9%, 100% में हमने डिवाइड कर दिया। आउट ऑफ 100 9% आपका आता है हेड नेक में, ठीक है ना। 9%, ये देखें इस पिक्चर में 9% फेस पे लिखा हुआ है, तो 4.5% ईच साइड, 4.5% पीछे बैक साइड का और 4.5% फ्रंट साइड का, ठीक है। अब आ जाए उस पे, बाजुओं पे आ जाए, 9% एक बाजू का, 9% एक बाजू का, 4.5% ईच साइड, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 9% आपका फेस एंड हेड एंड नेक का हो गया, 9% आपका राइट आर्म का हो गया, ठीक है, और 9% आपका लेफ्ट आर्म का हो गया। आगे आप आते हैं चेस्ट पे। चेस्ट देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है फ्रंट 18% और नीचे लिखा हुआ है बैक 18%। फ्रंट ऑफ चेस्ट 9%, बैक ऑफ चेस्ट 9%, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन 9% एंड बैक ऑफ एब्डोमेन 9%, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4, 18, 18, 36, 36 और 9 आपके हेड एंड नेक के, 45, 45 और 9 और 18, 9, 9 आपके आर्म्स के, ठीक है। और उसके बाद 18% नीचे देखिए लेग्स पे आ जाते हैं, 18% राइट लेग के, 18% लेफ्ट लेग के, 9% ईच साइड के, ठीक है। 9%
राइट फ्रंट ऑफ राइट लेग 9% फ्रंट बैक ऑफ राइट लेग 9% फ्रंट ऑफ लेफ्ट लेग एंड 9% बैक ऑफ लेफ्ट लेग और 1% जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पीरेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 9 बॉडी पार्ट्स हैं जिनको हमने 9 में डिवाइड किया। हमारा नंबर 1 हेड एंड नेक, नंबर 2 राइट आर्म, नंबर 2 लेफ्ट आर्म, नंबर 4 front of chest, number 5 back of chest, number 6 front of abdomen, number 7 back of abdomen, number 8 9% of front leg, 9% of back, 9% of front, 9% of back of both leg। इस तरीके से ये बनता है 99% और 1% आपका आ जाता है प्रीमियम। तो इस तरीके से आप आपका जो ये है रूल ऑफ 9 लगाते हैं ताकि एस्टिमेट करें कि कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे आप चेक करते हैं असेस डेप्थ ऑफ बर्न। ठीक है, बर्न की डेप्थ फाउंड करते हैं। अगर पेशेंट आपके पास आया डेप्थ लेके बर्न की कंप्लेन लेके, अगर वहां पे ब्लिस्टर्स नहीं बने होंगे और वो पेन कंप्लेन कर रहा होगा तो दिस इज अंडरस्टूड कि दिस इज फर्स्ट डिग्री बर्न और इसमें सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगी। पेशेंट आपके पास आया, पेन ब्लिस्टर भी बने थे, रेडनेस भी थी और पेन भी था, तो एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व है और डर्मिस का कुछ पार्ट भी इन्वॉल्व है। पेशेंट आपके पास आया, ठीक है ना, बर्न की कंप्लेन है लेकिन रेडनेस है, लेकिन उसको पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा, पेनलेस, क्योंकि जो थर्ड डिग्री होती है ना उसमें बिल्कुल जो हमारे पेन के रिसेप्टर जो होते हैं वो भी गल सड़ जाते हैं, तो इसलिए पेन पेशेंट को पेन नहीं होता। नंबर 5 इज टेटनस प्रोफाइलैक्सिस। आपने पेशेंट को टेटनस प्रोफाइलैक्सिस लाजमी देने होंगे यहाँ। ठीक है, तो these ये थे हमारे पास कुछ जनरल प्रिंसिपल्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ बर्न। अब अगली चीज है, अगर आप ओपीडी में बैठे हैं तो ओपीडी वाले बर्न वाले आपने कैसे मैनेज करने हैं। ओपीडी या माइनर बर्न कौन से होते हैं, लेस देन टोटल बॉडी सरफेस, लेस देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस हो गया। ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास बर्न के पास आया और उसका जो बर्न परसेंटेज आपने कैलकुलेट की वो 8 बन रही है, 9 बन रही है या कुछ बन रही है, तो आप उसको ओपीडी बेस पे आप उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना, सुपरफिशियल और सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, ठीक है ना, जो हमने ऊपर पढ़ी है, सुपरफिशियल या सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस ये आप ओपीडी में मैनेज कर सकते हो इफ द पेशेंट इज स्टेबल। स्टेबल पेशेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब करना ये है सबसे पहले कूलिंग। हमने पेशेंट को जो बर्न एरिया है उसको कूल करना है। कैसे करना है, रन अंडर कूल, नॉट आइस। आपने बर्फ नहीं लगानी, आइस नहीं लगानी, कूल वाटर लगाना है फॉर 10 मिनट्स विद इन फर्स्ट 3 आवर्स। अगर पेशेंट की अगर 1 घंटे या 2 घंटे के दरमियान या 3 घंटे के दरमियान बर्न की कंप्लेन है तो आपने कूल वाटर उस पर रन करना है अबाउट 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है वूंड केयर। वूंड को आपने केयर करनी है, क्लीन विद माइल्ड एंटीसेप्टिक और सलाइन। ठीक है ना, आपने इस वूंड को सलाइन से या एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्लीन करना है। रिमूव लूज स्किन, अगर वहां पे कोई लूज स्किन उतरी होगी और वो लूज होगी तो आपने इसको रिमूव कर देना है। एंड द कवर विद नॉन एडहेरेंट स्टीराइल ड्रेसिंग। ठीक है ना, कुछ हमारे पास स्टीराइल ड्रेसिंग मिलती है लेकिन वो नॉन एडहेरेंट होती है, चिपकने वाली नहीं होती, तो आपने वहां पे वो लगानी होती है। ओके, नंबर 3 द टॉपिकल एजेंट। आपने टॉपिकल एजेंट्स वहां पे लगाने हैं। टॉपिकल एजेंट में आपके पास सबसे पहले है सिल्वर सल्फा डायजीन क्रीम। ठीक है, सिल्वर सल्फर डाइजीन क्रीम आप बचपन से देख रहे होंगे, एक ब्रांड नेम के साथ हमारे पास आती है, तो ब्रांड नेम इज द क्वेंच। ठीक है ना, तो जहाँ पे भी हमारा घरों में भी ये आम यूज हो जाती है, जहाँ पे भी बर्न एरिया होता है वहां पे क्या लगाई जाती है, क्वेंच क्रीम लगाई जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या, सिल्वर सल्फर डाइजीन। ठीक है, सिल्वर सल्फर डाइजीन लगा सकते हैं या आप हनी की ड्रेसिंग कर सकते हैं, शहद लगा सकते हैं। ठीक है, और आपके पास कुछ हनी की ड्रेसिंग भी आती है, यहाँ पे एक लिखी हुई है मेनू का हनी मेडिकल ड्रेसिंग। ओके, आपने टॉपिकल एजेंट दे दिया, उसके बाद आपने एनाल्जेसिया, पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन रिलीफ भी तो करना है, एनसेड दे देने हैं, पैरासीटामोल दे देने हैं, एनसेड में कोई भी आप पेन किलर पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द टेटनस प्रोफाइलैक्सिस, वो अपनी लाजमी पेशेंट को देना है। नेक्स्ट स्टेप इज द ओरल हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है ना, पेशेंट स्टेबल होगा क्योंकि आप उसको ओपीडी में मैनेज कर रहे हो तो पेशेंट स्टेबल होगा और उसको आपने कहना है कि अपना ओरल हाइड्रेशन मेंटेन करें, न्यूट्रिशन मेंटेन करें। ओके,
एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द फॉलो अप फॉर इन्फेक्शन और डिलेड हीलिंग। ठीक है, तो पेशेंट को आपने ये भेज देना है कि ये आपने क्वेंच क्रीम लगानी है। ठीक है, क्वेंच क्रीम के साथ एक और हम यूज करते हैं विच इज द ज़ाइलोकेन और द लिग्नोकेन ऑइंटमेंट। ठीक है, ये किस लिए यूज करते हैं? ये सुन करने के लिए, यहाँ पे लिखा भी है सुन करने की ऑइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेशेंट को पेन हो रहा होता है सुन, ठीक है ना, तो वो एरिया सुन्न हो जाता है, नम हो जाता है, जिससे पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। तो हम जब भी बर्न वाले पेशेंट को ज़ाइलोकेन और क्वेंच क्रीम कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, और आपने पेशेंट को क्या कहना है कि ये क्रीम्स लगाएं, ये गोलियां खानी है, और अगर कोई यहाँ पे इन्फेक्शन बनता है, कोई रेशा वगैरह निकलता है, या आपका जख्म सही तरीके से भरता नहीं है, हील नहीं हो रहा, तो आपने वापस आना हमारा। तो दैट अबाउट ओपीडी मैनेजमेंट और बर्न माइनर बर्न मैनेजमेंट। अगली चीज़ है, अगर आप इमरजेंसी में हैं या मेजर बर्न है, ठीक है ना, तो आप उसको इमरजेंसी में मैनेज करेंगे। कब मैनेज करेंगे? व्हेन देयर इज मोर देन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है ना, जब एडल्ट में मोर देन 10% और चिल्ड्रन में मोर देन 5%, या फुल थिकनेस का बर्न हो, या फेस का बर्न हो, एयरवे का बर्न हो, केमिकल बर्न हो, सर्कमफ्रेंशियल बर्न हो, इलेक्ट्रिकल बर्न हो, इनहेलेशन इन इंजरी हो, तो ये क्या है? तो ये सारे सिनेरियोज क्या हैं? इमरजेंसी में मैनेज होने वाले हैं। ठीक है, अब हमने ऊपर एबीसी की बात की थी, अब देखते हैं एबीसी में क्या करना है हमने। एबीसी में हमने करना ये है कि एयरवे लुक्ड फॉर सिंग्ड नेजल एयर्स, हमने नेजल एयर तो देखना है कोई चिपके हुए तो वहां पे तो नहीं। हॉर्सनेस, पेशेंट की हॉर्सनेस, आवाज में तब्दीली वगैरह तो नहीं है। स्ट्राइडर तो नहीं है। ठीक है ना, स्ट्राइडर क्या कहते हैं? जब पेशेंट जब कोई सांस ले रहा होता है ना, तो क्या शोर की आवाज आती है। कंसिडर अर्ली इंट्यूबेशन। ठीक है ना, ये हॉर्सनेस स्ट्राइडर वगैरह अगर पेशेंट में आ रहे हैं तो कंसीडर कर लें इसको, अर्ली इंट्यूबेट करना है पेशेंट को। ठीक है, 100% ऑक्सीजन इफ इनहेलेशन इंजरी सस्पेक्टेड। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा बर्न हुआ है, ठीक है, जिससे पेशेंट ने वो इनहेल कर लिया, ठीक है, तो उसकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस सूरत में 100% ऑक्सीजन देनी है पेशेंट। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या है? हाई फ्लो ऑक्सीजन देनी है आपने पेशेंट को। मॉनिटर SpO2 सैचुरेशन उसकी मेंटेन करनी है। ABGs करने हैं। ठीक है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इफ स्मोक इनहेलेशन, अगर उसने स्मोक इनहेलेशन कर लिए तो उसकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपने चेक करनी है। ठीक है, ये वैसे सारे रेजिडेंट्स और कंसल्टेंट्स के काम है। ठीक है, थर्ड थिंग इज द सर्कुलेशन, आपने IV एक्सेस देनी होगी पेशेंट को। 2 लार्ज बोर कैनूले, ठीक है ना, आपने 2 लार्ज बोर कैनूले यूज करने हैं। नॉट थ्रू बर्न स्किन इफ पॉसिबल। ठीक है ना, जहाँ पे स्किन बर्न हुई होगी ना, कोशिश करनी है वहाँ पे आप कैनूला IV9 ना लगाएं। ठीक है ना, और आपने फ्लूइड रिससिटेशन करनी है, इसको फ्लूइड लगाना है। फ्लूइड कैसे लगाना है? पार्कलैंड फार्मूले के हिसाब से। पार्कलैंड फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है ना, ये कैसे यूज होता है? इसका फार्मूला ये है कि 4 ml इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न। ठीक है ना, आपने क्या करना है, आपने बर्न बॉडी परसेंटेज बर्न जो है आपने पहले कैलकुलेट कर ली होगी। ठीक है ना, फर्ज कर लें आपने टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट किया, वो आया 10%। ठीक है ना, और आपने पेशेंट का वेट चेक किया, वो आया फर्ज कर लें 50 kg। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना, ये कितना आ जाना 500, और 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा 200 ml। तो आप 2000 ml, तो आपने 2000 ml ऐसे पेशेंट को फ्लूइड लगाना होगा। और लगाना कैसे है? गिव फर्स्ट हाफ इन फर्स्ट 8 आवर एंड द रेस्ट इज नेक्स्ट 16 आवर। ठीक है, अगर 2000 ml बना है ना, तो 1000 ml आप उसको फर्स्ट 8 आवर्स में देंगे, और जो नेक्स्ट 1000 ml है वो आपने इसको नेक्स्ट 16 आवर्स में देना। एंड वट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस? ऑलवेज गिव रिंगर लैक्टेट इन केस ऑफ बर्न। ठीक है, तो आपने नॉर्मल सलाइन बिल्कुल यूज नहीं करना। नेक्स्ट थिंग इज द मॉनिटर यूरिन आउटपुट, आपने इसका यूरिन आउटपुट इसको कैटेगराइज कर देना है, इसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना। अब वो हमारा गोल कितना होना चाहिए? मॉनिटर हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कितना होना चाहिए? गोल है
0.5 to 1 ml पर केजी पर आवर इन अडल्ट। मतलब क्या है, अगर किसी एक पेशेंट में, अडल्ट में, हर घंटे में 0.5 to 1 ml पर केजी यूरिन आना चाहिए। और चिल्ड्रन में क्या है, 1 to 1.5, ठीक है, ml। तो ये थी ए बी सी। आगे हमारे पास डी, ए बी सी डी। डी डिसेबिलिटी, ठीक है ना। डिसेबिलिटी में क्या देनी है आपने, एनाल्जेसिया, ठीक है, आईवी ओपियोइड्स प्रेफर्ड, ठीक है ना। आपने पेन किलर देने हैं, मॉर्फिन। अवॉइड आईएम इंजेक्शन, पुअर एब्जॉर्प्शन इन बर्न, ठीक है। आईएम इंजेक्शन आपने अवॉइड करना है क्योंकि इनसे उन इंजेक्शन की ऑब्जॉर्प्शन पुअर होती है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज द एक्सपोजर। रिमूव क्लॉथिंग और ज्वेलरी। क्लॉथ अगर उसने पहनी हुई है, ज्वेलरी पहनी हुई है, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। एंड कीप पेशेंट वार्म, ठीक है ना, पेशेंट को वार्म रखना। अगली चीज है हमारे पास स्पेशल कंसिडरेशन। हमारे पास कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है। अगर पेशेंट आपके पास है केमिकल बर्न का, तो यहाँ पे आपने स्पेशल कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, कंसीडर ये करना है कि शुड बी कॉपियस इरिगेशन, ठीक है ना, एटलीस्ट 30 मिनट। जो हमने ऊपर बात की थी ना कि पेशेंट आपके पास आएगा तो उसको हमने कूल वाटर से इरिगेट करना है फॉर अबाउट, कूल वाटर रन करना है फॉर अबाउट 20 मिनट्स। बट इट चेंजेस इन केस ऑफ केमिकल बर्न 20 to 30 मिनट, ठीक है। न्यूट्रलाइजर्स जनरली अवॉइडेड, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक एंटीडोट इसको छोड़ दो आप, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न। अगर केमिकल बर्न वाला पेशेंट आया तो आपने इसको कॉपियस इरिगेशन करनी है फॉर एटलीस्ट 30 मिनट। अगर इलेक्ट्रिकल बर्न वाला पेशेंट आया तो लाजमी लाजमी, अगर आप ओपीडी में, इमरजेंसी में कहीं भी बैठे होंगे और पेशेंट आपके पास आया कि मुझे बिजली का झटका लग गया है, तो फर्स्ट थिंग इज टू डू ईसीजी, ठीक है ना। ईसीजी जरूर आपने करनी होती है क्योंकि बिजली के झटके से पेशेंट को अरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। लुक फॉर एंट्री और एग्जिट वूंड, ठीक है। ये आपने लाजमी काम चेक करना होता है। तो आपने करना क्या होता है, पहले ईसीजी करनी होती है और उसका एंट्री एग्जिट वूंड चेक करना होता है। आपने पूछना है कि आपको बिजली का झटका किस बाजू में लगा है, कहाँ पे लगा है। वो कहेगा मुझे दाएं बाजू में लगा है। दाएं बाजू में आपने उसका वूंड देखना है, एंट्री चेक करनी है कि बिजली कहाँ से आई और कहाँ से गई, एंट्री एग्जिट वूंड चेक करना है। एंड द नेक्स्ट इज द मायोग्लोबिन यूरिया, आईवी फ्लूइड्स प्लस मैनिटोल और अल्कली डायरेसिस, ठीक है। अगला हमारे पास है सर्कमफ्रेंशियल बर्न। सर्कमफ्रेंशियल बर्न में हमारे पास रिस्क होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, ठीक है। जिससे क्या हो सकती है, हमारे स्क्रेटमी, हमने ये जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करना पड़ सकता है। इनहेलेशन इंजरी, अगर किसी ने इनहेल कर लिया कोई चीज, तो अर्ली इंटिबेशन, हमने पहले बात की है, कौन इसको अर्ली इंटिबेट करेंगे, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे और ब्रोंको डायलेटर देंगे। लास्ट थिंग इन द डेफिनेटिव केयर, बर्न सेंटर रेफरल, ठीक है। ओपीडी में तो आपने बिल्कुल ही, आपके पास पेशेंट जो आएंगे बहुत ही कम एरिया होगा उसका बर्न सरफेस का, ठीक है। तो वैसे भी पेशेंट आपके पास जो लाए जाते हैं वो ओपीडी में बहुत ही कम, जिनका बहुत ही कम एरिया बर्न होता है वो लाए जाते हैं। जिनका ज़्यादा एरिया बर्न होता है वो लाए जाते हैं रेस्क्यू के थ्रू। और रेस्क्यू को पता होता है ये किसी क्लिनिक पे मैनेज होने वाला पेशेंट नहीं है, तो वो उसको हमेशा टर्शरी केयर में लेके जाते हैं, ठीक है। तो टर्शरी केयर वाली पेशेंट को अपने बर्न सेंटर कब रेफर करना है, इफ मोर देन 10% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। इफ बर्न इन्वॉल्व फेस, हैंड्स, जेनिटेलिया और मेजर जॉइंट्स, if there is electrical burn, chemical burn or inhalational burn, if the children, elderly और कोमॉर्बिड, अगर कोई छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो या ऐसा पेशेंट हो जिसकी कोमॉर्बिटीज हो, मतलब कोई हाइपरटेंसिव हो, डायबिटिक हो, इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, ऐसे पेशेंट को अपनी बर्न सेंटर में रेफर करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द burn management and the all things